हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ये जो वर्ड इक्विलिब्रियम है ये आप लोग फिजिक्स में भी सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुने हो तो सुन लीजिएगा, वहाँ भी फिजिक्स में, ठीक है, वहाँ भी इक्विलिब्रियम नाम की चीज़ होती है, वो समझ में आ जाएगा आपको। सो इक्विलिब्रियम बहुत प्रकार के होते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दिस ऑल आर इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या है पहले उसको देखेंगे, फिर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें करेंगे। चिंता मत कीजिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की बातें बेसिकली हम लोग अगले लेक्चर में ही करेंगे। आज हम बेसिक्स देखते हैं। अब बात कीजिए इक्विलिब्रियम की। एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम क्या है। आप कोई बॉल है, लेट्स टेक सम बॉल ना। सो क्रिकेट बॉल है, कोई बॉल है। अगर ये पार्टिकुलर इस जगह पे खड़ा है, बैठा हुआ है, रुका हुआ है, तो क्या है, क्यों रुका होगा ये इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इस पे जीरो होगा। इस पे जो नेट फोर्स होगा जीरो होगा। इसीलिए क्या है कि ये जो बॉल है एक ही जगह पे रुका हुआ है। नेट फोर्स इस पे जीरो है, इसीलिए बॉल एक ही जगह पे रुका हुआ है। तो क्या बोलते हैं, दिस पार्टिकुलर बॉल इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या है, ये जो बॉल है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। या क्या बोलते हैं कि बॉल स्ट्रेट दौड़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो क्या है, दैट बॉल इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब क्या है, आपने सीसॉ देखा है क्या। सीसॉ ऐसा वाला एक जगह बैठने का रहता है, ये दूसरा जगह बैठने का है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो सीसॉ पे कोई एक बंदा यहाँ पे बैठा है, कोई एक बंदा यहाँ पे बैठा है, तो क्या होगा, मान लीजिए ये बराबर हो गया है। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम है। अच्छा, आपने ट्रेडमिल देखा है, जिम में जो दौड़ने वाला होता है, जिम में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा होता है, ये पट्टी होती है, समथिंग काइंड ऑफ यहाँ पे पकड़ने वाला होता है, और बंदा यहाँ पे दौड़ रहा है, ये यहाँ पे दौड़ रहा है। अब आप सुदूर क्षेत्र से, ठीक है, मार्स पे जाके देखो, क्या दिखेगा कि ये बंदा यहीं पे खड़ा है, और मेरे पास यहाँ पे इसके पास आके देखो तो क्या होगा, ये बंदा इधर दौड़ रहा है और ये पट्टी पीछे की तरफ चल रही है। पट्टी पीछे की तरफ चल रही है, बंदा जो है आगे की तरफ दौड़ रहा है। तो बंदा आगे की तरफ दौड़ तो रहा है, ठीक है, पट्टी उसे पीछे वापस लेके जा रही है। वो बंदा फिर से आगे गया, वो पट्टी फिर से पीछे लेके आ गए। अगर सुदूर से देखो तो क्या दिखेगा, ये बंदा यहीं पे खड़ा है, ठीक है। सो अगेन दिस इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूर से क्या दिखेगा कि ये बंदा स्टैटिक यहीं पे खड़ा है, पर एग्जैक्टली क्या है, ये दौड़ तो रहा है, ठीक है। तो सिंस क्या है कि इसका नेट मूवमेंट, यहाँ पे क्या बोलोगे, नेट जो है, नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो इट मींस दिस पार्टिकुलर बंदा इज इन इक्विलिब्रियम। ये बंदा भी क्या है, बंदा भी इक्विलिब्रियम में। उसी तरीके से ये मान लीजिए कि कोई ये चींटी का ढेर है, सॉरी चीनी का ढेर है, ये कोई चीनी का ढेर है, बहुत सारी चीनी की पार्टिकल्स, और ये भी चीनी का एक छोटा सा ढेर है, छोटा से बड़ा। अब हो क्या रहा है, इसको देखिए कि एक चींटी, एक छोटी सी नन्ही सी चींटी आ रही है, एक नन्ही सी चींटी आई, क्या की इस चींटी ने क्या किया, चींटी का फोटो बनाया जाए। ये चींटी ने क्या किया, इस चींटी ने इस ढेर से इस ढेर से क्या किया, एक पार्टिकल उठाया और कहाँ चल दी, छोटे वाले ढेर की तरफ चल दी, पार्टिकल को यहाँ पे रख देगी। क्लियर है। उतने ही टाइम में क्या हुआ, दूसरी चींटी क्या करी, दूसरी चींटी ने भी क्या किया है, एक पार्टिकल उठाया और उसको इस बड़े वाले ढेर के पास रख दिया। अरे बात समझ में, दो ढेर हैं चीनी के, एक चींटी एक पार्टिकल उठा के यहाँ रख रही है, ये चींटी एक पार्टिकल उठा के यहाँ रख रही, दोनों को रखने का टाइम सेम है, ठीक है। तो अब इसके पास आओ, इस चींटी के पास आके देखोगे तो ये चींटी बहुत काम कर रही है, यहाँ से एक उठाती है और पार्टिकल यहाँ रखती है, एक पार्टिकल उठाती है, एक पार्टिकल यहाँ रखती है, ये चींटी
सिमिलरली ये चीटी भी बहुत काम कर रही है, पार्टिकल उठा रही है रख रही है, पार्टिकल उठा रही है रख रही है, पर जब अगर आप वहां पे अपने पास बैठ के देखोगे तो क्या हो रहा है, या ना ये ढेर बड़ा हो रहा है ना ये ढेर बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एट एवरी टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम क्या है, इतने प्रकार के होते हैं। सो दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट पार्टिकल की संख्या यहाँ पे कांस्टेंट रह जा रही है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो ये दिस ऑल आर काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में भी इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, पर अपने मन को स्थिर करके रखिए, इक्विलिब्रियम बना के रखिए, तभी आप क्या है, तभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके। सो हम बातें कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, बहुत प्रकार की होती है। एक तो मान लीजिए ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, दिस इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। देन और कैसा होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर कैसा होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो इतने प्रकार की जो है, इसके अलावा भी अब थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, क्या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होता है। ओके, सो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, फिजिकल स्टेट इक्विलिब्रियम में होंगे। आपके पास मैटर है, मैटर के कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है, आपका सॉलिड क्या है, इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड से। सिमिलरली लिक्विड किससे इक्विलिब्रियम में होगा, गैस से। कभी कभी आपका सॉलिड भी इक्विलिब्रियम में होता है गैस से या वेपर से। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड का बेसिक एग्जांपल बता सकते हैं क्या, आई थिंक फॉर आइस एंड वाटर, आइस एंड वाटर। सिमिलरली लिक्विड गैस का तो आपको पता है कि वाटर एंड वाटर वेपर। देन सॉलिड गैस का बताइए, कैम्फर होता है। ठीक है, ओके। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या, नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो कर दीजिए और सारी चीजों को देख लीजिए। आपने ऐसा भी देखा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन सारे बारे, इन सब चीज के बारे में आप कहाँ पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। सो बॉल है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सारी चीज आपको पता है। व्हाट अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम, दो ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक साथ रखी हुई है तो क्या होती है, ये टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, कुछ समय बाद क्या होता है, हीट का फ्लो होता है और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है। नेट मूवमेंट अब नहीं होगा, अब हीट फ्लो नहीं होगा, टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया है, तो अब टेम्परेचर दोनों का बराबर हो गया है। तो क्या है कि जब टेम्परेचर बराबर हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। उसी तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम की तो चैप्टर ही है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो इसकी बातें हम विस्तार से करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। फिजिकल इक्विलिब्रियम कुछ बातें करने के बाद ही हम केमिकल इक्विलिब्रियम को, क्योंकि आपके केमिकल इक्विलिब्रियम पे आप आने वाले 6, 7, 8 लेक्चर जो है उस पूरे इसी पे है, तो इसकी चिंता नहीं करते हैं। आज बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ओके। सो फिजिकल इक्विलिब्रियम लिखिए, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, बेसिकली 3 प्रकार के हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से सॉलिड से गैस। ठीक है, सो सॉलिड से लिक्विड की बात करते हैं। ओके, सो बेसिक एग्जांपल क्या था आपका, आइस टू, सो H2O सॉलिड, दैट इज आइस, तो क्या होता है आपका H2O लिक्विड, दैट इज क्या होता है, लिक्विड।
ठीक है। दिस इज सिमिलर लिक्विड वाटर। अब एग्जैक्टली क्या है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और फिर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो आप सोचोगे सर ये क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड वापस से कैसे सॉलिड बन जा रहा है। तो देखिए क्या हो जा रहा है कि सिमिलरली अगर रिएक्शन आप लिखो तो H2O लिक्विड से क्या बनेगा, वेपर बनेगा और वापस से क्या हो जाएगा, गैस लिख दें तो वापस गैस से वेपर बनेगा। एक्जैक्टली क्या हो रहा है इसको समझिए। यहाँ पे ये कोई कंटेनर है, ठीक है, ये कोई कंटेनर है। अब क्या हो रहा था यहाँ पे, इस कंटेनर में आपने क्या वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में भर दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में आपने भर दिया। सो दिस इज द लिक्विड फॉर्म। अब क्या होगा, इसके ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके पास क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बंदा क्या है, गैसियस फेज में चला गया। ये क्या चला गया, गैसियस फेज में चला गया। ओके, तो ये गैसियस फेज में चला गया, ये बंदा भी है गैसियस फेज में चला गया। तो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के जो गैसियस फेज मॉलिक्यूल्स थे वो बढ़ने लगे। सेम क्या होने लगा, जो दो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या गए, एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे से अटैच हुए और क्या हो, कंडेंस होके क्या हो गए, लिक्विड फॉर्म करने लगे। तो क्या हो रहा था, इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली आपके मान लीजिए चार मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे और मान लीजिए कि एक ही मॉलिक्यूल जो था वो कंडेंस होके वाटर बना रहा था। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ, चार मॉलिक्यूल अभी भी क्या हो रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इवेपोरेट हो रहे हैं और गैसियस या वेपर फॉर्म बना रहे हैं। अब क्या है, दो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने लग गया क्योंकि ऊपर संख्या तो बढ़ गई है, ऊपर संख्या बढ़ गई है। फिर क्या हुआ, वो नीचे आने वालों की संख्या 3 हो गई है, नीचे आने वालों की संख्या 3 हो गई है और कुछ समय बाद नीचे आने वालों की संख्या 4 हो गई है। अब क्या हो रहा है कि 4 मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, 4 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है। इस समय ऊपर जाने की प्रक्रिया, नीचे आने की प्रक्रिया बराबर हो गई है और इसी समय क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन रुक जाएगा, नेट ट्रांजिशन रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स नीचे जाएंगे और 4 ही मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे। तो अगर आप दूर से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि इसमें अमाउंट ऑफ वेपर अब नहीं बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ वेपर अब नहीं बढ़ रहा है। तो अब क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम रीच कर गया है, कि हाँ दिस इज द पॉइंट। अब इससे आगे क्या है, आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ वेपर एट अबव दिस पार्टिकुलर वाटर लेवल क्या है, अब कांस्टेंट हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं हम किसमें, इक्विलिब्रियम में। क्लियर। अब आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या साइन डाल दिया, दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। सर ये क्या नई चीज बता दी। सो वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिएक्शन दो प्रकार के, रिएक्शन टू टाइप्स, वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। क्या, जैसे आपने क्या किया, ए एंड बी का रिएक्शन कराया, तो क्या है, ए एंड बी का रिएक्शन हुआ तो सी एंड डी प्रोडक्ट बना। एट t इज इक्वल टू 0 पे, जब t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 से यानी कि समय शुरुआत कर रहे हो रिएक्शन का, उस वक्त आपके पास ओनली a एंड b थे। ठीक है, ओनली a एंड b ही थे। अब क्या हुआ, a एंड b, t इज इक्वल टू 0, अब शुरू, रिएक्शन शुरू हो गया है, टाइम स्टार्ट नाउ। अब क्या है, a एंड b जुड़ के c एंड d बनाने लगे। तो अब क्या है, कुछ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ c एंड d होंगे। ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे ज्यादा मॉलिक्यूल सी एंड डी होंगे। तो जैसे ही सी एंड डी बने, सी एंड डी ने भी क्या किया, रिवर्स रिएक्शन शुरू कर दिया और सी एंड डी ने भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके ए एंड बी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ, ए एंड बी ओनली था तो क्या बनाया, सी एंड डी बनाया। और जब सी एंड डी, जैसे ही सी एंड डी आपके रिएक्शन वेसल में आ गए, दोनों ने भी रिएक्शन शुरू कर दिया और ए एंड बी बैक
बनाना शुरू कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड। सो बैकवर्ड रिएक्शन, सो बैकवर्ड रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है, ठीक है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होते हैं, रिएक्शन फ्लो करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में ही जाएगा, और जहां पे दोनों बराबर हो जाएगा दैट इज द इक्विलिब्रियम। ओके, इसके बाद और क्या पता है आपको, ये जो है रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर में आना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर में आना चाहिए। इफ any species is in gaseous phase। हाँ भाई, क्यों ऐसा, मैं आपको बताऊंगा क्यों, आखिर क्यों है जो गैसियस फेज में है तो क्लोज्ड कंटेनर में रहना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये मैंने ओपन कंटेनर ले लिया और पता चला कि डी गैसियस फेज में है, बाकी सब क्या है, सी और बी और ए लिक्विड फेज में है, सी और डी क्या है, गैसियस फेज में। ओके, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। तो जब ए एंड बी रिएक्शन किया तो सी प्लस डी बनाया, सी प्लस डी बनाया। डी बीइंग इन गैसियस फेज वो क्या करेगा, रिएक्टेंट वेसल को छोड़ के हवा में घूमना शुरू कर देगा, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, डी अब क्या किया है, यहाँ पे नहीं है, वो सुदूर मार्स पे चला गया है, मार्स पे घूम रहा है, ठीक है। तो सन को हेलो करने चला गया। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, तो जब बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, आपको सी के साथ डी का होना आवश्यक है, पर डी तो कहाँ पे चला गया है, सुदूर क्षेत्र में मून पे जाके किसी पहाड़ों पे बैठा हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो रिएक्शन होगा क्या बैकवर्ड, जी नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्लोज्ड कंटेनर की बात कर रहे हो, अगर गैसियस फेज की बात कर रहे हो, तो ये आवश्यक है कि जो कंटेनर है वो आपका क्लोज होना चाहिए, ताकि डी कहीं दूर घूमने ना जा पाए, डी यहीं पे बैठा रहे, ताकि ये दोनों बंदा रिएक्शन रिवर्स करके आपको ए प्लस बी देना शुरू करे। बातें आ रही है समझ में कि अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें आपके पास क्लोज कंटेनर होना चाहिए। इन द केस ऑफ अगर आपके पास कोई गैसियस फेज प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, ठीक है, तभी रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द अनदर थिंग, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन को शिफ्ट किया जा सकता है, इसको शिफ्ट किया जा सकता है। आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को शिफ्ट करके पता कर सकते हो, आप प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ज्यादा ले सकते हो, प्रोडक्ट कम ले सकते हो, ठीक है। रिवर्सिबल में शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे ठीक है, डोंट गो टू कंप्लीशन। ये जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट नहीं होते, दे डोंट गो टू कंप्लीशन। मतलब क्या है, ए एंड बी अगर आपने लिया तो सारे के सारे ए रिएक्शन नहीं करेंगे, सारे के सारे बी रिएक्शन नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ए एंड बी बचा रह जाएगा। आदि ये समझ में बात क्या कि अगर आपने 5 मोल ऑफ ए और 5 मोल ऑफ बी लिया तो आप सोचेंगे कि सारा का सारा रिएक्शन करके, जो अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि C प्लस O2 गिविंग CO2, सारा C सारा O खत्म हो गया और बनाया CO2। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ए, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ बी बचा रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो क्या है, यही हो रहा है ए इस रिवर्सिबल रिएक्शन में कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ आपका रिएक्टेंट है वो बचा रहेगा, वो पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दे डोंट गो टू कंप्लीशन। उसका जो ये अराउंड, इफ यू सी दिस इज अराउंड क्या 60 to some 70% क्या होता है, फिनिश होता है। मतलब कि 60% ही रिएक्शन कर पाता है, पूरा रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं कर पाता है, कुछ रिएक्टेंट बचे रह जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या है, आपको कुछ न कुछ अनरिएक्टेड ए एंड बी आपको मिल जाएंगे, सारे का सारा ए एंड बी कंज्यूम नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन चीजों को नोट करेंगे, बड़ी जल्दी से, बड़ी फुर्ती से कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम की बात करना शुरू करते हैं।
ठीक है। सो खासकर इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, रिएक्शन होंगे। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि फेज चेंज हो रहे होंगे हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम में फेज चेंज हो रहे होंगे, जैसे H2O से H2O लिक्विड से सॉलिड बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, और फिर क्या पता चला आपको, फिर सॉलिड से वेपर भी बनता है, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हमने की, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर लो। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में दौड़ेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट तो कंप्लीट हो ही जाएगा अगर आप लिमिटिंग केस की बात कर रहे हो तो। उसके बाद क्या पता चला आपको, बैकवर्ड रिएक्शन उसमें नहीं होता है आपका। फिर से आप चाहो कि मुझे प्रोडक्ट मिल जाए, जी नहीं भैया, नहीं हो पाएगा, सॉरी। ठीक है, व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन बताइए। इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल्स आप बता सकते हो क्या? कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन जैसे मान लीजिए C+O2 गिविंग CO2, ठीक है, कंबशन रिएक्शन। देन मान लीजिए कि एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन क्या है, NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl सॉल्ट, ये सॉल्ट है, प्लस H2। देन और बताइए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, BaCl2 प्लस AgNO3 AgCl, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, एंड क्या, बेरियम नाइट्रेट। सो क्या है, दिस इज ऑल्सो, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, और क्या है हमारे पास, और रिएक्शन है क्या, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। उसको भी आप रिवर्स कर सकते हो। आप देखोगे इस रिएक्शन को भी हम आगे चल के आप आयनिक इक्विलिब्रियम में इस रिएक्शन को भी रिवर्स करने के तरीके हैं। तो क्या है कि किसी इरिवर्सिबल रिएक्शन को, बहुत सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपके पास गैस है तो उसको क्लोज कंटेनर में डाल दो, तो जबरदस्ती उसको रिवर्स करवा सकते हो। तो इसके साथ भी है, इसके भी कुछ प्रोसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आयनिक पढ़ाऊंगा, कि कैसे AgCl से आप वापस से Ag पॉजिटिव कैसे पता करोगे, कैसे पाओगे, कॉमन आयन इफेक्ट चीजें मिली। ठीक है, सो दिस ऑल आर द आपके इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके प्रकार है, AgCl क्या है, प्रेसिपिटेट बन के रिएक्शन के बाहर चला जाता है। NaCl भी क्या है, NaCl स्टेबल प्रोडक्ट बन गया है, सॉल्ट बन गया है। सिमिलरली क्या है, CO2 गैस बन के निकल गया है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें होती रहती हैं और इससे आपको पता चलता है कि दिस आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम क्या है, आपको पता चल गया, इक्विलिब्रियम ओनली हैपेंस इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम हमेशा और हमेशा कहाँ दिखता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही दिखता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम नहीं दिखता है। सो इक्विलिब्रियम ऑलवेज और लेट साइड ओनली हैपेंस इन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों, ये CO2 तो भाग गया भाई, अब कहां से वापस से ये आपको O2 देगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम हैपेंस ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, और क्या पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम आर इन डायनामिक इन नेचर। भाई साहब ये क्या बोल दिया, डायनेमिक का मतलब समझ में नहीं आया सर जी, कोई बात नहीं है, समझा दूंगा। डायनेमिक इन नेचर का मतलब समझिए, आपको चींटी वाला जो अभी मैंने बेसिक एग्जांपल बताया था वो याद होगा। ठीक है, दूर से दिखने पे क्या दिखा था कि दोनों जो ढेर थी चीनी की जो ढेर थी, दोनों वो क्या थी, सेम दिख रही थी। कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता हुआ दिख रहा था, कोई ज्यादा छोटा हुआ नहीं दिख रहा था। ठीक है, amount of चीनी in the both day remains constant for the period of time। टाइम बीतता गया और चीनी का ढेर ना ज्यादा हुआ ना कम हुआ। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि चीनी वहां से नहीं निकाला जा रहा है या चीनी वहां पे नहीं रखा जा रहा है, ऐसी बातें तो नहीं है।
वो बेचारी दोनों चींटियां बराबर मेहनत कर रही हैं। वो हर समय पे एक दाना निकालती हैं, दूसरे में रखती हैं, दूसरी चींटी दूसरे से निकालती है, पहले में रखती हैं। तो काम तो चल ही रहा है, पर अगर दूर से देखा जाए तो आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, कोई प्रोग्रेस नहीं देखेगा। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है? आपको प्रेशर कांस्टेंट दिखता है, आपको वॉल्यूम कांस्टेंट दिखता है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट दिखता है, आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिखता है। अगर आप दूर बैठे हुए हो तो ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो होती है वो कांस्टेंट दिखती है। ठीक है, अगर आप दूर बैठे हो, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो क्या केमिकल रिएक्शन रुका हुआ है? नहीं। केमिकल रिएक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप चले जाओ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आप बात कर रहे हो A इज इन इक्विलिब्रियम विथ B, दिस इज इक्विलिब्रियम साइन, A इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ B। अगर A B के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए दो मॉलिक्यूल ऑफ A रिएक्शन करके B बना रहे होंगे। सिमिलरली सेम टाइम में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बी जो है क्या हो रहा है? रिएक्शन करके ए बना रहा होगा। तो नेट रिएक्शन क्या है? आपका कांस्टेंट है। नेट रिएक्शन क्या है? आपका नहीं हो रहा है। नेट रिएक्शन आपका नहीं हो रहा है, पर क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। दोनों की स्पीड सेम है। दोनों एक कदम आगे जा रहे हैं, फिर एक कदम पीछे आ रहे हैं, फिर से एक कदम आगे जा रहे हैं, फिर से एक कदम पीछे जा रहे हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। ए से बी बना, फिर तुरंत ही बी से ए बन गया। जितना ए से बी बना था उतना ही बी से ए बन गया। तो नेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कांस्टेंट हो गया, नेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं हम, केमिकल इक्विलिब्रियम आर इन डायनेमिक इन नेचर। इसकी बातें हम बार बार करते रहेंगे, आगे भी लेक्चर्स में हम करेंगे। इसका ध्यान रखना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम आर इन डायनेमिक इन नेचर। इसका ये मतलब है कि रिएक्शन रुका नहीं है, एट मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन चल रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन चल रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक नेचर, नॉट इन स्टैटिक इन नेचर, इट इज इन डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, इनको जल्दी से छापिए। अब इसको जो डायनेमिक इन नेचर है इसको बताने के लिए एक बेसिक रिएक्शन किया गया। बेसिक रिएक्शन किया गया क्या है? आपको पता है हैबर्स प्रोसेस से क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, N2 + 3H2 गिविंग व्हाट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बेसिक रिएक्शन। अब क्या किया गया? ये रिएक्शन पता है, सबको पता है। अब ये पता करने के लिए कि क्या हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन है कि नहीं। क्या रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया गया है तो क्या रिएक्शन वापस जाता है कि नहीं। अगर वापस जाता है तो क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं कि नहीं। तो हमने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया। तो क्या किया गया? D2, हाइड्रोजन का एक छोटा भाई होता है D2, पता ही है आपको। D2 क्या किया गया? इस वेसल में डाला गया। ये भी हाइड्रोजन की तरह ही काम करेगा, तो आप सोचिए ना कि N2 + H2 गिविंग अमोनिया, सो N2 + 3D2 will give you ND3, that's all। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। N2 + D2 will give you क्या ND3, सॉरी दिस इज ND3। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए था? नहीं बनना चाहिए था। पर हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था? ऑब्जर्वेशन वाज वी हैव NHD2, वी हैव NDH2, वी हैव व्हाट इज NHR, दैट्स ऑल ना, करेक्ट। सो हमारे पास ये प्रकार के दो डिफरेंट प्रोडक्ट आए। ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? जब ये प्रोडक्ट तभी हो सकता है ना जब NHD क्या हो बताइए आपका, सॉरी कैसे समझा जाए इसको,
NH2D रिएक्शन करे D2 के साथ, और ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब NH3 रिएक्शन करे D2 के साथ। NH3 क्या है, प्रोडक्ट में है। इक्विलिब्रियम नाम की कोई चीज भी होती है, वो डायनेमिक नेचर में होती है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सब समझ में आ गया बातें सबको। तो बहुत सारे रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। बहुत सारे रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं, मैक्सिमम रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। आपके मैक्सिमम रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर के, बहुत कम ही जो है कंप्लीट होते हैं। सो मैक्सिमम रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत जब सारे रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन आपके रिवर्सिबल हैं, सब में इक्विलिब्रियम आएगा, तो सब में आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे एक्सपेक्ट करें, रिएक्टेंट को कितना ज़्यादा कम करें, ऐसे कौन सी वैल्यूज़ है, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आप कंट्रोल करके मैक्सिमम प्रोडक्ट गेन करोगे। इन सारी चीज़ों की बात जो है हम क्या करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, ग्राफ्स की भी बातें करेंगे, ग्राफ्स कैसे बनाएं, जैसे इसकी बातें मैं अगले लेक्चर में करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्या है, मान लीजिए ये आपका N2 है, ये आपका 3H2 है, क्या हो रहा है, ये आपका 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ N2 लिया और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया। अब क्या करेगा, ये रिएक्शन कर रहा है एट t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये बंदा बैठा हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा क्या होगा, N2 3H2 के साथ रिएक्शन करने लगेगा। इक्विलिब्रियम में क्या कंप्लीट रिएक्शन होता है, नहीं होता है, यानी कि पूरा का पूरा 1 मोल रिएक्शन नहीं करेगा, पूरा का पूरा 3 मोल रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि पूरा का पूरा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया नहीं बनेगा, ठीक है। 2 से कम बनेगा, ये वैल्यू भी 1 से कम हो जाएगी, ये वैल्यू भी 3 से कम हो जाएगी, क्लियर है। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि 50% नाइट्रोजन रिएक्शन कर लिया, तो 1 का 50% कितना होता है, 0.5 कर लिया, बचा कितना, 1 - 0.5, ठीक है। बेसिक हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सो क्या हो गया है, 1 का आधा कर लिया। आपको क्या पता है, 1 मोल 3 के साथ करता है, तो आधा कितने के साथ करेगा, 1.5 के साथ करेगा, आधा 1.5 के साथ करेगा। तो बचा कितना, बचा 3 में से आधा गया, 1 बच गया, ठीक है। चिंता मत करो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा मैं, जो चीजें हमने पढ़ा की उसे फिर से रिवाइज करना। अब क्या है, 0.5 रिएक्शन किया है, 1 रिएक्शन करता है तो बनाता है 2, 0.5 रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 1, ठीक है। सो 0.5 रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 1। सो टोटल नंबर ऑफ अमोनिया फॉर्म कितना हुआ, 1। अगर इसको ग्राफ पे दिखाना हो, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि क्या हो जाता है, ग्राफ आपका क्या होता है रिएक्शन का, ये क्या है, दिस इज द इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम में पहुंच गए हैं। फिर से अभी मैं आपको एक चीज बता दूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा 2 टाइम की बातें करते हैं। एक टाइम जब रिएक्शन शुरू होने वाला हो t इज इक्वल टू 0 पे, दूसरा टाइम जब रिएक्शन पहुंच गया है t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे, यानी कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, तभी हम उसकी बात करेंगे। इसके बीच में बात नहीं करते, कितना टाइम लिया, कहाँ पे रुक गया था, कहाँ पे चलना शुरू कर दिया, नहीं। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्शन शुरू हुआ, तब से लेके बीच में आंख बंद कर लेंगे और वेट करेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, तब की बात हम करनी शुरू करेंगे, और जब हम वहां पे बात शुरू करेंगे तो हमें वो वैल्यूज पता चल चुकी होगी कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या वैल्यूज आ गई है। 2 ही टाइम की बात करते हैं, ठीक है, ओके। और बाकी के टाइम की बात करने के लिए हमारे पास एक नया चैप्टर है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में सारी बात करते हैं, रेट की बात करते हैं। रेट, हर जगह पे क्या रेट है, किसी पॉइंट पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, किसी टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारी बात हम काइनेटिक्स में करते हैं।
तो वो टेक केयर कर लेगा आपके बाकी प्रॉब्लम्स की। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो बातें, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। ओके, अब क्या है, इसको मान लीजिए किसी ने बोला ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो उसमें क्या दिमाग लगाना है, सिंपल सा बात बताना है। क्या है बताओ भाई, 1 2 3 3 2 1, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस टाइम की बात कर लेते हैं। तो अब क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन 1 से पहुंच गया है कितने पे, 0.5 पे। सो 0.5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या हो रहा है, जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया होगा, रिएक्शन रुक गया है ऐसा दिख रहा होगा, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कांस्टेंट हो गया है। उस टाइम के बाद आपका नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, सो समझ लीजिए कि 1 से वो कहां पहुंच गया है, 0.5 पे रहेगा और हमेशा 0.5 पे ही रहेगा, अनंत काल तक वो 0.5 पे रुका रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आप हाइड्रोजन की बात करो, इनिशियली हाइड्रोजन 3 मोल था हाइड्रोजन का, और वो कितने पे पहुंच गया, 1.5 पे पहुंच गया। तो क्या है, अब वो 1.5 पे पहुंच गया और वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब 1.5 से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली इस बंदे की बात करें, ये बंदा 0 था, ये बंदा बना ही नहीं था। तो क्या है, NH3 आपका बना ही नहीं था। NH3 0 से कहां पहुंच गया, 1 पहुंच गया। तो NH3 0 से कहां पहुंच गया, 0 से आपका 1 पहुंच गया। सो दिस इज फॉर अमोनिया, दिस इज फॉर नाइट्रोजन एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन। करेक्ट, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है कि समवेयर यहां पे आके इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, क्योंकि इसके बाद क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो क्या है कि जब आप कांस्टेंट वैल्यू अटेंड करते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। उसी के बाद आगे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में कि क्या है, रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड बराबर हो जाता है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, 4 ही मॉलिक्यूल फिर प्रोडक्ट से आपका क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। ठीक है, कोई टी टाइम में, सेम टाइम में। तो क्या है कि आगे का जो स्पीड है, पीछे का जो स्पीड है, दोनों बराबर हो गया है। तो क्या होगा, रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो रेट फॉरवर्ड एंड रेट बैकवर्ड बराबर होने पे क्या होगा, ये रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। इन सारी चीजों को विस्तार से हम अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी भी पढ़िए और जो मैंने मॉड्यूल भेजा उसे भी पढ़ते रहिए और खुद से जितनी सेल्फ स्टडी करते रहिए। सेल्फ स्टडी के बाद अब इसमें प्रॉब्लम्स दिखेंगे, प्रॉब्लम्स भी कीजिए। ठीक है, तो खुद से पढ़ के आइए ताकि आपको जो चीजें समझ आ रहा हूं, समझने में कोई टेंशन ना हो। और यहाँ भी बहुत ही आसानी से समझा, और क्या करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, नोट्स बनाते रहिए और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपके नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में।